अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा हेयर फ्रॉम अकाउंटिंग। तो अभी हम इररिकवरेबल डेट्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए पास पेपर का क्वेश्चन करेंगे। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ जून 2019, पेपर 22, क्वेश्चन 2। और जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और जो लोग इस क्वेश्चन को सेपरेटली इसकी इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, तो मैंने इस पेपर का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। सोफिया हैज Sophia has provided the following information relating to her trade receivables at 31st December 2018. प्रोबेबली इस पे ईयर एंड हो रहा है। एनालिसिस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। Percentage of total trade receivables, 0 to 60 days 68, 61 to 90 days 20%, over 90 days 12%। अब स्टूडेंट जब जल्दी में होते हैं तो वो मिस्टेक ये करते हैं कि इन परसेंटेजेस को प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की परसेंटेजेस समझ लेते हैं। नहीं, व्हाट डज दिस 68% मीन्स कि 68% कस्टमर्स आउट ऑफ टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स दे पे विद इन 0 to 60 डेज। फिर इसी तरह हमारे जो 20% कस्टमर्स हैं आउट ऑफ टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स, वो बिटवीन 61 एंड 90 डेज पे करते हैं। और फिर जो 12% कस्टमर्स हैं आउट ऑफ टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स, वो 90 डेज के बाद पे करते हैं। तो ये ट्रेड रिसीवेबल्स का एजिंग शेड्यूल है, जिसकी मैंने लेक्चर वीडियो में बात की थी, तो वहाँ आप लोग जाके देख सकते हैं। इसमें अकाउंट रिसीवेबल्स को कैटेगराइज किया है विद रिस्पेक्ट टू वेदर दे पे अर्ली और वेदर दे पे लेट। और फिर आपको टोटल ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू भी दी हुई है ईयर एंड में। Dixie, who had been declared bankrupt, owed 1500. This debt was 110 days old at 31st December 2018 and was to be written off. It means कि ये ओवर 90 डेज वाले ट्रेड रिसीवर्स को बिलोंग करेगी, एंड दिस हैज टू बी रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल डेट। Sophia's policy is to make a provision for doubtful debt as follows: 5% for debts aged between 61 and 90 days old, 7.5% for debts aged over 90 days old। अब मैंने लेक्चर वीडियो में भी बात की थी कि अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए डिफरेंट रेट्स ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चार्ज कर रहे हैं, तो दैट्स द केस ऑफ स्पेसिफिक प्रोविजन। जनरल में होता है कि एक परसेंटेज दी हुई होती है और वो ट्रेड रिसीवेबल्स के जो क्लोजिंग बैलेंस है उस पर चार्ज करा दी जाती है। इसमें कि हम डिफरेंट ट्रेड रिसीवर्स के लिए डिफरेंट रेट्स चार्ज करेंगे। और एक चीज़ आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि वो कस्टमर्स जो बिटवीन जो 0 से 60 डेज के बीच में पे करते हैं, उन पे कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चार्ज नहीं कर रही। तो हो सकता है सोफिया उनको लो रिस्क कंसिडर करती हो। द बैलेंस ऑफ द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1 जनवरी 2018। दिसंबर में ईयर एंड हो रहा है तो जनवरी से ईयर स्टार्ट हो रहा होगा। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। और ऑब्वियसली अगर ये गिवन ना हो तो हम करंट ईयर के इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अभी हम जो करंट ईयर का टोटल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करेंगे, वो बैलेंस सीडी होगा, वो क्लोजिंग बैलेंस होता है या करंट ईयर का प्रोविजन होता है। वो फिर बैलेंस बीडी और ओपनिंग बैलेंस से कंपेयर किया जाता है, तो हमें इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन का पता चलता है। स्टेट द जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ एन इररिकवरेबल डेट। तो हमें यहाँ बस सिंपल एंट्री करनी है। और मैंने लेक्चर में डिस्कस की थी, इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस है तो डेबिट होता है। अमाउंट चाहे तो यहाँ जो इररिकवरेबल डेट हो रही है उसी के लिखते, वरना कुछ ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यह टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल्स क्रेडिट होंगे। तो दैट्स द एंट्री फॉर इररिकवरेबल डेट। Calculate the amount of provision for doubtful debts at 31st December 2018। अब इसको मैं सुकून से वाइट बोर्ड में सॉल्व करूंगा।
अभी उसने हमें सिर्फ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करने को कहा है, उसने ना हमें इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन निकालने को कहा है, ना उसने हमें टी अकाउंट बनाने को कहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का। तो अभी हम सब सिंपली जो करंट ईयर है उसकी प्रोविजन कैलकुलेट करेंगे, और ये स्पेसिफिक प्रोविजन का क्वेश्चन है। तो पहले डिफरेंट ट्रेड रिसीवर्स के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सेपरेट कैलकुलेट होगा, उसके बाद हम उन्हें ऐड कर देंगे तो टोटल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फॉर करंट ईयर आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या किया कि अगर हमें ये स्पेसिफिक प्रोविजन चार्ज कराने, तो पहले हमें डिफरेंट ट्रेड रिसीवर्स की वैल्यूज़ निकालनी थी। तो पहले मैंने वो ट्रेड रिसीवर्स जो बिटवीन 61 एंड 90 डेज पे करते उनकी वैल्यू निकाल ली, विच इज़ 20% ऑफ टोटल। और फिर मैंने ओवर 90 डेज वाले ट्रेड रिसीवर्स की वैल्यू निकाल ली, विच इज़ 12%। अब हम इन डिफरेंट ट्रेड रिसीवर्स पे अलग अलग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कैलकुलेट करेंगे। अब 61 to 90 डेज वाले ट्रेड रिसीवर्स में 5% स्पेसिफिक प्रोविजन है, तो 545 हो जाएगा ये। अब ओवर 90 डेज के ट्रेड रिसीवर्स है 6540, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट परसेंटेज नहीं लगाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की। एक्चुअली इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एक इरिकवरेबल डेट हो रहा है डिक्सी का, एंड डिक्सी इज़ अ डेट ऑफ ओवर 110 डेज। तो इट मीन्स ओवर 90 डेज वाले ट्रेड रिसीवर्स को बिलोंग करती थी डिक्सी, अब वो इरिकवरेबल डेट हो गई है। और बिफोर चार्जिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर इरिकवरेबल डेट हमने एडजस्ट नहीं किया, सब्ट्रैक्ट नहीं की ट्रेड रिसीवर्स में से, तो पहले हम उस इरिकवरेबल डेट को माइनस करेंगे, उसके बाद हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चार्ज करेंगे। So we are going to deduct the provision for doubtful debt. Sorry, irrecoverable debt, which is 1500. Now this is 5040. And 5040 पे we are going to apply 7.5%. तो इस पे 378 का प्रोविजन है। और एक और चीज़ आप लोग इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो ये 61 to 90 डेज है, ये हमें अर्लियर पे करते तो इन पे कम परसेंटेज चार्ज करें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, और वेरस जो कस्टमर्स जो ज़्यादा लेट पे कर रहे हैं उन पे हम ज़्यादा परसेंटेज चार्ज करें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की।
तो हमारा टोटल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फॉर करंट ईयर 923 है, तो हमारी कैलकुलेशन हो गई। अब इसके बाद पार्ट सी है, प्रिपेयर द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। अगर वो अकाउंट कह रहे हो तो इट मीन्स हमें टी या लेजर अकाउंट बनाना है। डेट्स आर रिक्वायर्ड, तो हम डेट्स को भी स्किप नहीं करेंगे। इसका ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है 1100, और ये मैं लेक्चर वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि जो प्रोविजन के अकाउंट्स हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कॉन्ट्रा अकाउंट है ट्रेड डिसेबल का, तो इसलिए भी इसका क्रेडिट बैलेंस होता है। और जो करंट ईयर का प्रोविजन है वो 923 है। ये जो करंट ईयर का प्रोविजन है ये बैलेंस सीडी होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के अकाउंट में। अब अगर थोड़ी सी जगह छोड़ूंगा अगर डिक्रीज इन प्रोविजन है तो, अब हम खुद देख सकते हैं कि ओपनिंग बैलेंस 1100 था, बैलेंस सीडी 923 है, तो इट मीन्स देयर इज अ डिक्रीज इन प्रोविजन। लेकिन पहले जो बड़ी साइड का टोटल है वो हम दोनों साइड्स में मेंशन कर लेंगे, दिस इज नोन एज फुटिंग। अब इस 1100 में से हम 923 माइनस करेंगे, तो वी हैव अ डिक्रीज इन प्रोविजन ऑफ 177, जो कि हमारी इनकम होती। अब अगर वो यहाँ डेबिट होगा तो वो इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट हो जाएगा। मैं सेपरेटली भी लिख देता हूँ, डिक्रीज इन प्रोविजन 1100, 923, 177। और नेक्स्ट ईयर में बैलेंस सीडी को क्लोजिंग बैलेंस को ब्रॉ फॉरवर्ड जरूर करें, इसका एक एडिशनल मार्क्स होता है। अब 2019 में जनवरी 1 को द क्लोजिंग बैलेंस विल बी ब्रॉट फॉरवर्ड। तो दैट्स हाउ अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। और अगर जनरल प्रोविजन भी आपको क्वेश्चन में, तो इसी तरह क्लोजिंग बैलेंस निकलता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का, और फिर इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन की कैलकुलेशन भी सेम है। बस उसमें फ़र्क ये है कि जो टोटल ट्रेड रिसीवेबल होता है उसमें हम एक परसेंटेज चार्ज कर देते हैं, तो हमारा करंट ईयर का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की फिगर आ जाती है। स्पेसिफिक में डिफरेंट ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब आप लोग चाहें तो पॉज करके हम नोट डाउन कर सकते हैं। एक्सप्लेन वन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट विच इज अप्लाइड व्हेन मेकिंग अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अब प्रूडेंस, मैचिंग या कंसिस्टेंसी में से आपको एक यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स प्रूडेंस ज़्यादा प्रेफर करते तो मैं भी वही उसी पे आंसर करूँगा। और उसमें प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की या किसी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन नहीं लिखनी है, आपको उसे लिंक करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से।
तो मेन दो बातें लिखने की, तो एस्टिमेटेड एक्सपेंस इंक्लूड करेंगे तो प्रॉफिट ओवर स्टेट नहीं होगा, एंड ट्रेड रिसीवेबल्स विल हैव अ मोर एक्यूरेट, मोर रियलिस्टिक ऑफ फेयर वैल्यू। अब इसी में आपका डिस्कस एडवाइस वाला क्वेश्चन है, और ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आपने इतने थ्योरी नहीं भी स्टडी अच्छे से की है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन की सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर जाते हैं और उसके हिसाब से इसको आंसर कर देते हैं, तो यू कैन स्टिल स्कोर हाई मार्क्स इन दिस। लेकिन ये वाले क्वेश्चंस जितने आप आंसर करेंगे प्रैक्टिस से आते हैं, तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन ये अटैम्प्ट करेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, उतना ही आप इस पर हाई स्कोर कर पाएंगे। और अगर आपने ज़्यादा थ्योरी नहीं भी पढ़ी तो आप उस पर हाई मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो लेट्स कंसिडर द सिनेरियो। Sophia is considering changing the basis of the provision for doubtful debts to a general provision of 2.5% on all trade receivables. और फिर देखें, आप जनरल का मैंने कहा था कि टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स पे 1% चार्ज कर देते हैं, तो वही हो करने की सोच रही है सोफिया। करंटली वो स्पेसिफिक यूज़ कर रही है जो हमने क्वेश्चन में देखा। यस, कैलकुलेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर एज 4300 आफ्टर राइटिंग ऑफ डिक्सीज डेट। It means irrecoverable debts पे adjusted थी, but before making any adjustment for the provision for doubtful debt. तो provision for doubtful debt जो current year का decrease in provision है वो adjust नहीं किया बस में। Discuss how this change will affect Sophia's profit. Support your answer with relevant calculations. तो अब हमें इसमें करना क्या है कि हम पहले एज पर करंट पॉलिसी जो कि स्पेसिफिक प्रोविजन की, उसके अकॉर्डिंग पे इसका फाइनल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर हमें यहाँ ये कैलकुलेट करना होगा कि अगर वो जनरल प्रोविजन यूज़ करे तो फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होगा, और उसकी वजह से फिर इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन कितना होगा, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज इन प्रोविजन एडजस्ट होता है। तो फिर हम एज पर जनरल प्रोविजन जो है प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे अपडेटेड, और फिर दोनों का कंपैरिजन कर देंगे। ओनली दैट मच नीड्स टू बी डन इन द क्वेश्चन, और इस पर आपके अराउंड 3 मार्क्स तो कैलकुलेशन के ही है। तो लेट्स डू इट। तो इसको हम यही अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, करंट प्रॉफिट में हम सिर्फ ये करेंगे 4300 है, और करंट ईयर में हमारा इंक्रीज इन प्रोविजन है 177 का। तो ऑब्वियसली डिक्रीज इन प्रोविजन इनकम होता है तो वो ऐड हो जाएगा। तो 4300 प्लस 177, 4477। न्यू पॉलिसी प्रॉफिट हम 4300 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड इंक्रीज एंड डिक्रीज इन प्रोविजन एज पर द जनरल पॉलिसी। तो उसकी थोड़ी सी हम यहाँ वर्किंग्स करेंगे। अब जनरल प्रोविजन में होता है कि आपका टोटल ट्रेड रिसीवेबल पे चार्ज होता है, तो 54,500 है। अब इसमें से हम इररिकवरेबल डेट माइनस कर देंगे, क्योंकि अगर हमें टोटल ट्रेड रिसीवेबल्स पे जनरल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चार्ज करवानी है, तो पहले हमें टोटल ट्रेड रिसीवेबल में से जो एक इररिकवरेबल डेट है वो माइनस करनी होगी। स्पेसिफिक में हमने स्पेसिफिक पर्टिक ओवर 90 डेज वाले ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस किया था, क्योंकि हमें उस पर अलग से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट चार्ज करना था। लेकिन ये हमें सारे ट्रेड रिसीवेबल्स पे एक रेट चार्ज करना है, तो उससे पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट माइनस करनी होती है, सॉरी इररिकवरेबल डेट माइनस करनी होती है, इससे पहले कि हम। अब ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल आ गया। अब सिंपली हम इस 53,000 पे जनरल प्रोविजन का रेट चार्ज कर देंगे।
विच इज़ 2.5%. $53,000 मल्टीप्लाई बाय 0.025, तो 1325. अब करंट ईयर का हमारा जो प्रोविजन जनरल एज पर जनरल पॉलिसी जो प्रोविजन आएगा वो 1325 है, और ओपनिंग बैलेंस हमारा 1100 है. तो अगर हम जनरल पॉलिसी पे चेंज करते तो इंक्रीज इन प्रोविजन आएगा. तो दैट इज 225. अब इंक्रीज इन प्रोविजन है 225 का, और इंक्रीज इन प्रोविजन इज एन एक्सपेंस, तो ऑब्वियसली ये माइनस होगा. तो अब हम देख सकते हैं कि अगर हम पॉलिसी चेंज करते हैं सो देयर विल बी अ डिक्रीज इन प्रॉफिट. तो कैलकुलेट करके आपको यही बातें बस एक दो लिखनी है, तो उस पर कैलकुलेशन करने के ज़्यादा मार्क्स हैं, क्योंकि उसी से आप फिर अपना ओपिनियन दे पाएंगे. बेहतर है कि डिफरेंस निकाल दें इन दोनों का. 4477 माइनस 4075, प्रॉफिट इज गोइंग टू डिक्रीज बाय 402. तो यूजुअली इस तरह इस टॉपिक का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है. और एक चीज़ मैं आप लोग को बोनस करके दिखा देता हूँ कि कभी कभी इरिकवरेबल डेट का टी अकाउंट भी मांग लेता है, तो मैं आपको प्रिपेयर करके दिखा देता हूँ क्योंकि इसमें इरिकवरेबल डेट गिवन है. तो आपका एक ही क्वेश्चन से वो भी क्लियर हो जाएगा. December 31 को ये इरिकवरेबल डेट हो रही है. नाउ इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस होता है तो इट विल गेट ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट. तो इनकम स्टेटमेंट में अगर हमें इसे डेबिट करना है तो यहाँ हमें इसको क्रेडिट करना पड़ेगा. दैट्स हाउ दिस एक्सपेंस विल गेट ट्रांसफर टू द इनकम स्टेटमेंट. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इज एन अपडेटेड वर्ड फॉर अपडेटेड टर्मिनोलॉजी फॉर इनकम स्टेटमेंट. मार्क स्कीम में इसलिए शो कर रहा हूँ कि आप लोग को आइडिया हो जाए कि हाउ एग्जामिनर एक्चुअली वांट्स. तो जैसा मैंने किया तो आप लोग एग्जामिनर भी वैसा ही चाहते हैं कि आप लोग करें. तो यहाँ डिक्रीज प्रोविजन नहीं लिखना है, एक्चुअली इनकम स्टेटमेंट लिखना है.
तो हमें उस अकाउंट का रेफरेंस देना है वेयर दिस सेम 177 विल क्रेडिटेड एंड दैट इज इनकम स्टेटमेंट। उस क्लोजिंग बैलेंस को ओपनिंग ब्रॉट फॉरवर्ड करने का 1 मार्क्स होता है। प्रॉफिट एंड नॉट बी ओवर मैच एक्रोज भी यूज़ कर सकते हैं। ये बताना है कि प्रॉफिट डिक्रीज हो जाएगा, फिर ये कैलकुलेशन सारी करेंगे उसके मार्क्स से। तो आई होप सो आप लोग को इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे इस पास पेपर के क्वेश्चन से। अल्लाह हाफिज़।